कि ये रेप केस नहीं है, ये एक सिंपल सा मर्डर केस है। अगर हम मनीषा के लिए न्याय मांग रहे हैं और बाकी के 3 बेगुनाह चढ़ जाएंगे फांसी पे, तो कौन माफ करेगा हमको? साबित करो कि बलात्कार हुआ है और चारों ने किया है, उठा के ले जाओ, फांसी पे चढ़ा दो। यूपी सरकार की गलती है, हम सब मानेंगे। अगर रेप हुआ है तो किसका हुआ है? मनीषा का हुआ है कि वाल्मीकि का हुआ है? रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, और यहाँ पे इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यूपी के चुनाव में मजे आने वाले। ये रेप कैसे रुकेंगे? महात्मा गांधी के चरखे से, अंबेडकर के संविधान से, या नथुराम गोडसे की गोली से? तो भाई नथुराम गोडसे, महात्मा गांधी आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं लगते हैं। उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा मंत्री जी की बेटी का। हमेशा गो विद द फ्लो मत करें, कभी कभी चेक करें कि क्या सही है या क्या गलत है। जय हिंद भारतीयों। सबसे पहले एक ट्रेंड चल रहा है ना, हत्यारे को फांसी दो, जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, हत्यारे को फांसी दो। तो इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हत्यारों को फांसी मत दो, हत्यारे को फांसी दो, क्योंकि मूल रूप से सिर्फ एक आरोपी है जिसने ये सब किया है। और दूसरी चीज कि ये रेप केस नहीं है, ये एक सिंपल सा मर्डर केस है, जिसको रंजिश के तहत इसको मर्डर के उसमें रेप केस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि पूरे परिवार से बदला लिया जा सके। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो ना संदीप सिंह के परिवार को जानता हूं, ना मनीषा वाल्मीकि के। तो जो वीडियोस, फोटो और जो न्यूज वगैरह आई हैं, हाथरस पुलिस की रिपोर्ट आई है, उसके बेस पे कह रहा हूं कि इट्स अ मर्डर केस। हम जानेंगे कि वहां की पुलिस गलत बोल रही है, प्रशासन गलत बोल रहा है, या फिर इनके परिवार वाले कुछ पुरानी रंजिश के तहत पूरे परिवार को फंसाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कहानी, ये घटना, ये सच्ची घटना है क्या? तो ये घटना है 14 सितंबर की। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में, चांदपा जिले में सुबह के वक्त मनीषा और उसकी माताजी घास काटने जा रही थी। तो माताजी आगे चली गई और मनीषा पीछे चल रही थी। इतने पे संदीप ने चुन्नी से या किसी भी चीज से पकड़ के उसका गले में पकड़ खींचना शुरू किया, और वहां से गिर गई। उसको उसी तरीके से खींचते हुए, बड़ी दरिंदगी से उसी तरीके से खींचता हुआ खेत तक लेके चला गया। अब उसकी गर्दन दबने के कारण यहाँ पे एक स्पाइनल कोर्ड्स होता है, जो डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके बेस पे बता रहा हूँ कि जो स्पाइनल कोर्ड्स होता है, इसमें दिक्कत आ गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पाइनल कोर्ड से हमारा पूरा शरीर, पूरी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोर्ड के द्वारा दिमाग से कनेक्ट होती है। यानी अगर यहाँ का सिस्टम गड़बड़ाया तो पूरे शरीर का बैलेंस का बिगड़ जाता है। इसमें आपका शरीर को लकवा भी मार सकता है। तो असल में हुआ यही। तो यहाँ से वो खींच के ले गए, और उसी बीच में जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई है कि जीभ दांत के बीच आ जाने से जीभ में जख्म हो गए हैं, जीभ उनके आरोपियों द्वारा काटी नहीं गई है। और आंख फोड़ने वाली घटना बिल्कुल सरासर झूठ है। वो आप वीडियो में देख सकते हो कि जो मनीषा जी हैं वो साफ बोल रही थी उस टाइम पे, और आंख वगैरह सब आप देख ही सकते हो। मैं अभी वीडियो लगा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले जो ये घटना हुई, उसके कुछ ही देर बाद जो मनीषा वाल्मीकि की एक वीडियो आई है, उसी के बाद की उनके घर के पास है। तो इस वीडियो में कोई ये नहीं कह सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी या भीम आर्मी या कोई भी, कि सरकार ने प्रेशर बनाया है, क्योंकि ये बहुत बाद की वीडियो नहीं है। ये उसी टाइम की वीडियो है जिसमें मनीषा खुद कहते हुए दिख रही है कि वो अपनी मम्मी के साथ गई थी घास काटने, और पीछे से संदीप नाम के एक लड़के ने उसका गला पकड़ के खींचा, गला दबाया है, मतलब गला दबाया, जान से मारने की कोशिश करी है। और उससे जितनी बार पूछा गया, उसने एक ही आदमी का नाम लिया है, संदीप। आप ये वीडियो देख सकते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। क्यों दबा दिया बताओ? है? अच्छा, ऐसे दबाया गला? ऐसे हाथों से? और भी कहीं चोट है? जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो मैं सीधे मेरा रोज का काम है। तो रोज ही आवता है, एक दिन थोड़ी ना हमारा। तुम कहाँ थे? मैं जो रही हूँ।
और चलो एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसी टाइम की है जो उनकी माता जी की वीडियो है। एक बार वो वीडियो देख लो। क्या हुआ, किस बात को लेकर इनको मारा है? घास लेने गए थे यहाँ अच्छा। तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी तो बाल पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो कोर पे बिल्कुल बाल लगता है। मुझे मालूम नहीं पड़ी इसकी चाची एकदम कसी गई, आवाज ही नहीं निकल किन लोगों ने कसी है? हुआ था फिर क्या किन किन के लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था, अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप, अच्छा, बाप का नाम है गुड्डू। अच्छा। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ रंजिश चल रही। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही बनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम से कम है गई 15-16 साल है। इस वीडियो में क्या देखा आपने? इस वीडियो में उनकी माताजी साफ साफ कह रही हैं कि मैं खेत में घास काटने आगे चली गई थी और मेरी बेटी पीछे रह गई। और वही कहानी सेम जो मनीषा जी ने बताया, वही सेम टू सेम उनकी माताजी ने बताया कि गला खींच के पीछे ले गई, वो मैं पीछे मुड़ के आई, मैंने देखा तो ऐसा ऐसा हुआ और उसके बाद उसको जान से मारने की कोशिश की। यहाँ पे एक बात और, उनसे जब पूछा गया कि आपकी उनके साथ कोई रंजिश है तो उन्होंने खुद बोला है कि हमारी उनके साथ अभी के नहीं, बहुत पुरानी रंजिश है, पारिवारिक रंजिश है। और 15 से 20 साल पहले भी संदीप के परिवार वालों में से किसी ने इनके परिवार के किसी हिस्से पे दराती होता ना घास काटने वाला, उससे हमला किया था। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये साबित हो जाता है कि ये जो केस है ये कलह का मामला है, आंतरिक कलह का मामला है, रंजिश का मामला है। अब तीसरी चीज दिखाता हूँ। तीसरी चीज है जो उसके भाई ने खुद FIR दी है हाथरस पुलिस को, वो FIR एक बार आप पढ़ लो। इस FIR में साफ साफ लिखा है कि 14 सितंबर की सुबह मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि अपनी मम्मी के साथ खेत में जा रही थी और मम्मी आगे बढ़ गई और मनीषा पीछे रह गई। तो संदीप सिंह नाम के आदमी ने उनका गला पकड़ के पीछे खींचा और उनको जान से मारने की कोशिश की। यहाँ पे भी FIR में भी उन्होंने एक बार भी कहीं नहीं लिखा कि उनके साथ रेप करने की कोशिश की गई या रेप किया गया या संदीप के अलावा और कुछ आदमी भी वहां पर थे। तो आप सोचो कि जो एग्जैक्ट उसी टाइम पे जिस टाइम ये घटना हुई उसके बाद जो वीडियो बनी उसमें मनीषा वाल्मीकि ने कभी नहीं कहा कि रेप हुआ है। उसकी माताजी वहीं पे उसके साथ खड़ी थी, उनकी दोबारा वीडियो बनाई गई तो उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पारिवारिक रंजिश है, उसकी वजह से इन्होंने मनीषा को जान से मारने की कोशिश करी। और तीसरा उसके भाई की FIR। तो कुल मिलाकर यहाँ ये साबित होता है कि ये ठीक है कि ये जो हुआ है ये आपसी रंजिश के तहत एक मर्डर है और इस मर्डर में संदीप पूर्ण रूप से शामिल है, मतलब संदीप ने ही ये मर्डर किया है, बिल्कुल साफ होता है। लेकिन बाकी के 3 लोग क्या? अगर हम मनीषा के लिए न्याय मांग रहे हैं और बाकी के 3 बेगुनाह चढ़ जाएंगे फांसी पे तो कौन माफ करेगा हमको? वो भी तो किसी परिवार का हिस्सा है। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कोई सीधा गोली मार दो, गाड़ी पलटा दो। अगर पहली बात तो CBI जांच चल रही है और बता रहे हैं कि जांच बैठा दी गई है, तो जांच होगी तो सब कुछ क्लियर होगा ही। और अगर रेप किया इन्होंने तो ठीक है, फिर गोली मारो, गाड़ी पलटाओ या जो भी करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर नहीं किया, अगर मान लो रेप केस नहीं किया, आपने मतलब नॉर्मली देखा ही होगा जब घरों में जैसा होता है, गाँव में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई पारिवारिक रंजिश होती है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पे एक्स्ट्रा आरोप लगा ही देता है। और यहाँ पे तो सीधा जान का नुकसान हुआ है मनीषा को, तो उनकी परिवार का तो हक बनता है कि वो अपनी तरफ से पूरे आरोप लगाए। वो पूरे भावनाओं में अभी बहे हुए हैं, तो वो जो करेंगे उनकी तरफ से तो 100% सही है। लेकिन आपकी तरफ से क्या सही है? आप क्या चाहते हैं? मतलब जिसने किया है बिल्कुल उसको ही चढ़ाया जाए कि उसके साथ उसके 3 जो एक चाचा हैं और 2 दोस्त हैं वो, और अगर आप ज्यादा ट्रेंड चलाएं तो उनके माता पिताजी को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाए। साबित करो कि बलात्कार हुआ है और चारों ने किया है, उठा के ले जाओ, फांसी पे चढ़ा दो। अभी तक जैसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि रेप नहीं हुआ है। बाई चांस हो सकता हो तो CBI बताएगी, मैं पूर्ण रूप से इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करता हूँ। लेकिन अगर रेप नहीं हुआ है तो बाकी 3 को कुछ नहीं होना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। अगर रेप या अगर मर्डर में भी उन तीनों का हाथ है तब तो भाई सबको फांसी होनी चाहिए, या जो सरकार सजा देगी उम्र कैद, फांसी या गोली मार दो, जो भी है। लेकिन अगर इनका हाथ है तभी। लेकिन अगर बाकी 3 का हाथ नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि वो उनके परिवार का हिस्सा था, कि वो
एक पर्टिकुलर समाज से आता है, ये क्या है सवर्ण और दलित और ये वैसा वैसा इससे आता है, इसलिए तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन पूर्ण रूप से साफ नहीं है, दूध का धुला नहीं है प्रशासन भी। यूपी पुलिस और जो वहाँ के डीएम वगैरह हैं वो भी इतने साफ नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो केस हुआ उसकी एफआईआर 14 तारीख को ये केस हुआ और एफआईआर लिखी गई 27 तारीख को, 13 दिन बाद। तो इतनी देरी क्यों की? उनके भाई परिवार वाले रोज दौड़ रहे थे कि एफआईआर लिखो, उनको अरेस्ट किया जाए और केस चलाया जाए, तो इतना लेट क्यों किया गया? और दूसरी बात, उनको अरेस्ट करने में भी देरी की गई। जब तक ये पूरा वायरल नहीं हो गया, चारों तरफ ट्रेंड नहीं करने लग गया कि जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, तब तक वहां के प्रशासन ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, उनको गिरफ्तार नहीं किया। अभी वो दोनों वैसे ही फरार थे, लवकुश और रवि, वो फरार थे, उनको अभी कल ही गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद जब एफआईआर लिखी गई, उसकी हालत, मनीषा वाल्मीकि की हालत इतनी क्रिटिकल थी, उसको तुमने एम्स में भर्ती क्यों नहीं कराया उसी टाइम? पहले वहां के जिला के कोई अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में दिल्ली भी लाया गया, तो सफदरजंग ले जाया गया, एम्स में नहीं ले जाया गया। उसके भाई का यहाँ पे कहना है कि एक रिपोर्ट एक और स्टेटमेंट आई थी कि मेरी बहन की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उसको उसी दिन वेंटिलेटर की जरूरत थी, उसी दिन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन उसको नहीं दिया गया। इतनी लेट करने के कारण ही इसकी मृत्यु हुई है। और भाई परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? पोस्टमार्टम में ऐसा क्या था कि तुमने उसके परिवार वालों को रिपोर्ट नहीं दी, जो हो सकता है कि पब्लिक तक जा सकती थी? मतलब क्या सच में रेप हुआ था? मतलब कुछ तो गड़बड़ था जो तुमने उसके परिवार वालों को उसकी रिपोर्ट नहीं दी पोस्टमार्टम की। और तो तुमने उसके परिवार को उसकी बॉडी तक नहीं दी। एक तो उस बच्ची का मर्डर हुआ था, रेप तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उस बच्ची का मर्डर हुआ है और उसके परिवार वालों को तुमने उसको अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए, उसकी बॉडी तक नहीं दी, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया। और रात को 2 बजे 3 बजे संस्कार कौन करता है यार? मतलब हिंदू धर्म का पालन करो। योगी राज तो वैसे भी हिंदू धर्म के लिए फेमस है, और तुमने उस राज्य में रात को 2:30 बजे बिना परिवार की मौजूदगी में और बिना किसी परिवार के एक भी सदस्य का उसमें चिता में हाथ लगाए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह है हिंदू संस्कार? मैं श्योर तो नहीं हूं, क्योंकि जो मनीषा ने कहा है, जो उसके भाई ने कहा है, जो उनकी माताजी ने कहा है, उनकी बातों से, और जो यूपी की हाथरस पुलिस ने जो एफआईआर की फोटो दिखाई है और जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी कहा है कि मनीषा की आंखें नहीं फोड़ी गई हैं, ये सब बेकार चीजें हैं। हाँ, रीढ़ की हड्डी टूटी है, वो उसकी गर्दन में जो खींचा गया तो स्पाइनल कोर्ड की वजह से समस्या आई है, और दांतों के बीच में जीभ आ जाने से दांत में कुछ घाव है। मर्डर हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, उसके लिए सजा होगी, लेकिन रेप नहीं हुआ है। लेकिन तुमने मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी, पहली चीज। और दूसरा, वहां के एसएचओ का ट्रांसफर क्यों किया गया? जब कुछ गड़बड़ था ही नहीं, जब कुछ समस्या थी नहीं, तो वहां के एसएचओ का ट्रांसफर क्यों किया गया? मतलब कुछ है गड़बड़। तो यहाँ पे प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ प्रशासन की समस्या है, वहां के डीएम की गलती है, लापरवाही है, वहां के यूपी सरकार की भी लापरवाही है, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में सब कुछ होता है। अब यूपी सरकार से याद आया कि ठीक है, यूपी सरकार की गलती है, हम सब मानेंगे, लेकिन ये जो बाकी लोग जा रहे हैं ना, ये भीम पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे एक फोटो लगा रहा हूँ, आप देख लो पहले, फिर बताता हूँ। इतनी सारी जो केसेस हो रहे हैं राजस्थान और यूपी में भी कह रहा हूँ मैं, और भी चीजें ये आप यहाँ पे देखना, लिखे हुए हैं कि इतनी जगह जो केसेस हुए हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सिर्फ मतलब यूपी में राजनीति चमकाने के लिए राजस्थान में नहीं जाना, क्योंकि वहां की दलित नहीं है। और एक तो दलित वर्ड तुमने गलत ले रखा है। मतलब रेप तुम्हारे हिसाब से ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से अगर रेप हुआ है तो किसका हुआ है? मनीषा का हुआ है कि वाल्मीकि का हुआ है या किसी बच्ची का हुआ है? यार तुम मीडिया वालों को और जो लोग कर रहे हैं, तुमको नाम लेना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ एक लड़की का रेप हुआ है, फिर तुम मनीषा तो चलो ठीक है, ये दलित क्या होता है, वाल्मीकि क्या होता है, ये कहीं अलग से बन के आते हैं। यहां से भेदभाव कर रहे हो जाति का। दलित का हुआ है, मुस्लिम का हुआ है, और सवर्ण का हुआ है, क्या है फालतू चीजें। रेप हुआ है, गलत है। मर्डर हुआ है, गलत है। किसने किया है? सवर्ण ने किया है। किसने किया है? मुसलमान ने किया है। किसने किया है? दलित ने किया। अरे भाई, जिसने भी किया है वो गलत है। और तो और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है
पॉलिटिक्स को भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी बना के दी है, रची रचाई अपॉर्चुनिटी, कि पॉलिटिक्स का फायदा उठा सकते हो। प्रियंका वाड्रा जी, मैं नहीं कह रहा ना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। कोई माधवन नारायणन जी हैं, आप उनका ट्वीट पढ़िए। उन्होंने ट्वीट में कहा क्या है, रुको मैंने लिख रखा है। उन्होंने लिखा है, हाथरस इज अ गॉड गिवन स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फॉर प्रियंका गांधी। मतलब हाथरस जो है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रियंका गांधी के लिए। एंड शी इज गिविंग इट ऑल द एनर्जी शी हैज गोट। मतलब प्रियंका गांधी पर जितनी एनर्जी है वो इसके लिए लगा भी रही है। यूपी इलेक्शंस आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन बहुत मजेदार होने वाले हैं, मजेदार। उधर उसका मर्डर हुआ है, और अगर बलात्कार हुआ है रिपोर्ट आने के बाद, तो अगर रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, और यहाँ पे इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यूपी के चुनाव में मजे आने वाले हैं। तो ये है पॉलिटिक्स, और यही पॉलिटिक्स राजस्थान में नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां प्रियंका गांधी खुद की सरकार है। तो ये स्टेट देख के, जाति देख के, धर्म देख के, विपक्ष देख के, ये सब देख के ना बंद करो। ये रेप मनीषा का तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो रिपोर्ट आके बताएगी, सीबीआई जांच वगैरह बैठी है, लेकिन संविधान का हुआ है, भारत की राजनीति का रेप हुआ है, और रोज हो रहा है। ये जो देख रहे हो ना, ये माधवन जी का जो आया है कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी गिवन बाय गॉड। भगवान ने हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि यूपी के इलेक्शन में हम यूपी के इलेक्शन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मजा आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जो विपक्ष है ना, वो चाहते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते होंगे, भगवान तो क्या सुनेंगे, वो राक्षसों से प्रार्थना करते होंगे कि किसी इंसान के अंदर जाके घुस जा, और जैसे जहां चुनाव होने वाले हैं उसके वहीं जाके कहीं रेप कर दे, कहीं बलात्कार कर दे, ऐसा कर दे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी अब बनानी पड़ेगी ना। मान लो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, तब क्या करोगे? तब तो तुम्हें बनानी पड़ेगी ना। तो यार कुछ नहीं, पॉलिटिक्स का कुछ नहीं हो सकता। अभी विपक्ष, ये कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए उसको ऐसा दिख रहा है। एक दिन बीजेपी आएगी तो उसको भी नहीं कह सकते कि दूध धुलिए। हो सकता है कि वो भी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढे जब विपक्ष में रहे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन के लिए फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, मतलब जितने भी सोशल मीडिया है, उस पर कुछ एक ट्रेंड कर रहा है पोस्ट कि ये रेप कैसे रुकेंगे, महात्मा गांधी के चरखे से, अंबेडकर के संविधान से, या नथुराम गोडसे की गोली से। तो नथुराम गोडसे और महात्मा गांधी तो डायरेक्ट कनेक्टेड है। आज 2 अक्टूबर का दिन है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये दोनों तो डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन तो पहले हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की, फिर नथुराम गोडसे की, फिर आएंगे अंबेडकर के संविधान पे। तो महात्मा गांधी के चरखे से आज रेप कम होने वाले नहीं है। रेप नहीं, कोई भी चीज, ये जो लोकपाल आंदोलन वगैरह था, आप देख रहे हो क्या से। क्योंकि आज के समय में किसी के मन में कोई करुणा नहीं रह गई कि आप सोचोगे मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊं तो सामने वाले का दिल पसीज जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। वो तो कहेगा भाई मेरे रिश्तेदार मुझसे परेशान है, उनको भी ले, उनको भी लेकर मर जा, वो मेरी तरक्की देकर जल रहे हैं। मेरे दोस्तों को लेकर मर जाओ, मेरे पीठ पीछे मुझको गाली देते हैं। वो ये कहेंगे कि जितने लोग तुम मरोगे ना तो देश का भारी तो कम होगा, मुझको ज्यादा चीजें खाने को मिलेंगी। तो खाने वाली चीज है, वो करुणा नहीं रह गई कि महात्मा गांधी का चरखा काम आएगा या उनका शांति आंदोलन काम आएगा। और दूसरी बात आते हैं नथुराम गोडसे पे। तो उसका सबसे पहले मैं इसी केस से जोड़ता हूं कि भाई देखो अभी क्लियर नहीं है, गुस्सा बहुत है लोगों में। कुछ लोग मुझे भी कहेंगे कि तू क्या कह रहा है, रेप हुआ है। भाई देखो मैं तो अभी बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक कि बिल्कुल सच्चे सबूत न मिल जाए, जो सीबीआई और एजेंसी की तरफ से प्रमाणित हो। तो मान लो जैसे यहाँ पे 4 अपराधी हो गए हैं कि भाई रवि है, लवकुश है, एक संदीप तो मेन है ही है, एक और है गुड्डू है शायद, हाँ वो है। तो ये जो अपराधी हैं, तो एक तो पूर्ण रूप से खुद मनीषा ने बोला है, उसके भाई ने बोला है, उनकी माताजी ने बोला है, एफआईआर में है, बकायदा वहां की पुलिस ने बोला है, तो वो तो है। लेकिन महात्मा नथुराम गोडसे वाला अपनाओगे तो आज हमने सुना है, कल सीधा गोली मार दी चारों को। और उसके बाद पता चलता है मान लो कि 3 अपराधी नहीं थे, क्या करोगे? और दूसरी चीज, मान लो ये लागू हो गया, कल को आपके पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है और पड़ोसन ने कुछ नहीं किया, वो
भाई आजकल ट्रेंड चल रहा है, मतलब बहुत मॉडर्न जमाना, बहुत मॉडर्न हो गया है। कहीं बहुत जगह लड़के गलत हैं, बहुत जगह लड़कियां गलत हैं। मान लो किसी ने अपने कपड़े फाड़ के आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझको इतने पैसे दे, नहीं तो नथुराम गोडसे वाली गोली तेरे अंदर कल घुस जाएगी, तो क्या करोगे? और इसको तो बस इतना कहना है ना कि मेरा रेप हुआ है, कोई जांच तो होगी नहीं। सामने वाला बंदा आएगा, सीधा नथुराम गोडसे, गोली मार दी, खत्म। क्या रहेगा? तो भाई नथुराम गोडसे, महात्मा गांधी आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं लगते हैं भाई। अगर आपको ठीक लगते हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगते। और जो बात रही अंबेडकर के संविधान की, दिस इज द बेस्ट वे। बस इसको ना जो लागू करना है ना, जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसमें लूप होल्स बना रखे हैं, मतलब कैसे किसी कानून से बच के बाहर निकलना है। हर जगह सोल्यूशन है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास सोर्स है, आपके पास सिफारिश है, हर चीज का सोल्यूशन है। तो जो संविधान है, पहली बात, अगर इसमें आपको कुछ गलतियां दिख रही हैं, थोड़ा लचीला दिख रहा, तो इसको स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि आप पार्लियामेंट में हो, पॉलिटिशियंस वगैरह। और पॉलिटिशियंस अगर चाहे ना तो इसको बहुत कड़क बना सकते हैं कि जिसमें से निकलने का कोई रास्ता बचे ही ना। तो वो कब होगा? वो कब होगा? वो तब होगा कि एक शेर सुना रहा हूं, शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा मंत्री जी की बेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा मंत्री जी की बेटी का। तो जिस दिन किसी मंत्री जी की बेटी का रेप होगा, मतलब भगवान न करे ऐसा हो, बेटी बेटी है, लेकिन जिस दिन किसी मंत्री जी के साथ, जिस दिन किसी बड़े मंत्री जी की बेटी के साथ ऐसा होता है, उसी दिन संविधान चेंज हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। यहाँ पे एक अच्छी खबर हो रही है कि एक लॉयर है बहुत बड़ी, उन्होंने बोला है कि मनीषा वाल्मीकि का केस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगी। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, और ऐसे लोगों को सामने आता रहना चाहिए, सिर्फ केस लड़ने में नहीं, और भी जगह मदद करने में। अगर यही पुलिस डिपार्टमेंट ने और वहां के प्रशासन ने पहले मदद करी होती, तो हो सकता है मनीषा आज हमारे बीच जिंदा होती। लेकिन वीडियो के एंड में एक बार फिर से कहूंगा मैं कि भाई जब तक साबित नहीं होता, जब तक सीबीआई जांच या जो स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जांच के लिए, जब तक वो प्रमाणित नहीं करती हैं कि चारों के चारों दोषी हैं, तब तक उनका नाम नहीं लिया जा सकता। संदीप तो दोषी है, क्योंकि खुद मनीषा वाल्मीकि ने, उनके भाई ने एफआईआर में लिखा है, और मनीषा वाल्मीकि ने और उनकी माता जी ने वर्बली ओरली खुद कहा है, वीडियो में बकायदा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साथ संदीप ने ऐसा किया है, और वहां उन्होंने किसी ने भी जाहिर नहीं किया कि मेरे साथ रेप हुआ। तो पहली बात, ये बाकी लोगों को फंसाना बंद करो, क्योंकि जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे कोई और है, तो मान लो मेरा कोई गलत करता है तो उसमें मुझको नहीं फंसा। मैं गलत करता हूं तो मेरे घर वालों को ना खींचा जाए, आप गलत करते हैं तो आपको ही फांसी हो, आपको ही सजा हो। तो उसी तरीके से पारिवारिक रंजिश का फायदा उठाकर बाकी के 2-3 लोगों को गलत सजा ना दी जाए, और अगर गलत है तो सजा दी जाए, लेकिन गलत सजा ना दी जाए अगर ना हो तो। बाकी मनीषा के परिवार की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने बेटी खोई है, उनका तो पूरा हक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो पूरे गांव को भी कहेंगे तो भी उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी तो भावनाएं हैं, लेकिन समाज को, सरकार को, संविधान को, पुलिस प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में सारे के सारे दोषी, क्या सच में रेप हुआ है। इसलिए हमेशा गो विद द फ्लो मत करें, कभी कभी चेक करें कि क्या सही है या क्या गलत है। और अगर मनीषा का रेप हुआ है तो सबको, चारों को फांसी दी जाए संवैधानिक तरीके से, या फिर जैसा उन्होंने कर्म किया ना, कुछ भी करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।